हेलो एवरीवन, अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट के विषय में अध्ययन किया। अब हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके हमें 3 भाग होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड व पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड अर्थात एक अणुवीय शक्कर भी हम इसे कहते हैं। इसमें कौन 3 भागों में बांट सकते हैं: ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इस समूह में कार्बोज की शर्करा की इसमें एक ही इकाई होती है, इसलिए इसे मोनोसैकेराइड भी कहा जाता है। इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। इसका पाचन खाने के तुरंत बाद हो जाता है तथा पाचन के बाद कार्बोज की समस्त शर्कराएं भी इसी रूप में बदल जाती है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ये शर्कराएं खाने में मीठी व जल में घुलनशील होती हैं। इसके रवे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इसे साधारण चीनी के नाम से भी जाना जाता है। फल और सब्जियां इसकी प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। मोनोसैकेराइड को 3 भागों में हम बांट सकते हैं: ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज सबसे पहला आता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे सरल इकाई है। यह सबसे सरल शर्करा है। यह पानी में घुलनशील है तथा पाउडर व रवे के रूप में मिलती हैं। अन्य शर्कराएं भी पाचन के बाद ग्लूकोज के रूप में ही परिवर्तित हो जाती हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, अर्थात इसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु तथा ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज हमें मुख्य रूप से मीठे फलों, शहद, अंगूर, चुकंदर, शकरकंदी, गाजर, शलजम आदि में प्राप्त होता है। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा या रक्त की शक्कर भी कहा जाता है। हमारे 100 मिलीलीटर रक्त में 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज पाया जाता है। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें मधुमेह नामक रोग भी हो जाता है। यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर हमारे मांसपेशियों व यकृत में जमा हो जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा देने का काम शुरू कर देता है। ग्लूकोज का पाचन व शोषण अन्य शर्कराओं की अपेक्षा सरल होता है। इससे जो हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है उससे थकावट व कमजोरी जल्दी ही दूर हो जाती है। शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने पर यह वसा के रूप में बदलकर शरीर में जमा होने लगता है। ग्लूकोज की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगती है। सेकंड हमारा आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, परंतु सूत्र की रचना अलग अलग होती है। फ्रक्टोज फलों की शक्कर होती है, अर्थात फलों में अधिक पाया जाता है। इसे फलों की शर्करा भी कहा जाता है। यह सबसे मीठी शक्कर होती है। फ्रक्टोज मुख्य रूप से फलों, पौधे के रसों और शहद में पाया जाता है। यह ठोस, रवेदार, स्वाद में मीठा तथा पानी में घुलनशील होता है। छोटी आंत में जाकर यह फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है तथा रक्त द्वारा इसका शोषण होता है। तीसरा आता है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक सरल शर्करा होती है, परंतु वह ग्लूकोज व फ्रक्टोज की तरह प्रकृति में नहीं पाई जाती। यह लैक्टोज के पाचन के पश्चात प्राप्त होती है। दूध की कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज व एक अणु गैलेक्टोज का बनता है। गैलेक्टोज सेरेब्रोसाइड का एक भाग है जो कि मस्तिष्क तथा स्नायु तंतुओं का मुख्य तत्व है। यह शहद तथा शीरे में पाई जाती है। अब दूसरा है हमारा, पहला था हमारा मोनोसैकेराइड, दूसरा है हमारा डाइसैकेराइड, अर्थात द्वि अणुवीय शक्कर, अर्थात इसमें शर्करा की 2 इकाइयाँ सम्मिलित होती है, इसलिए इसे द्वि अणुवीय शक्कर कहते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयाँ होती हैं। इसका रासायनिक सूत्र C12O22O11 H22 और O11 है। यह शक्कर स्वाद में मीठी व जल में घुलनशील होती है। इसके रवे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। पाचन क्रिया में यह 2 सरल शर्कराओं में परिवर्तित हो जाती है। इस समूह में 3 शर्कराएं पाई जाती हैं तथा तीनों शर्कराओं की मिठास में अंतर होता है। डाइसैकेराइड को 3 भागों में बांट सकते हैं: सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज। 3 प्रकार की सुक्रोज। साधारण चीनी को वैज्ञानिक रूप में सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज को गन्ने की चुकंदर या शर्करा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पके फलों, सब्जियों, सूखे मेवों, किशमिश, गन्ना, चुकंदर, ताड़ में पाई जाती है। पाचन के बाद सुक्रोज का एक अणु ग्लूकोज में तथा एक अणु फ्रक्टोज में बदल जाता है, अर्थात एक अणु सुक्रोज = एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु फ्रक्टोज। सुक्रोज सफ़ेद या भूरे रंग का पाउडर या रवे दोनों रूपों में मिलती है तथा पानी में घुलनशील है। पाचन के पश्चात यह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त तथा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो इसकी अगर मात्रा अधिक हो जाती है तो यह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जमा हो जाती है। दूसरा है हमारा माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है। तो इसमें 2 अणु ग्लूकोज के मिलकर माल्टोज का एक अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात जब माल्टोज का पाचन हो जाता है तो माल्टोज के एक अणु से 2 अणु ग्लूकोज के बन जाते हैं। यह मुख्य रूप से अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। जब अनाज को अंकुरित कर
अनाज की स्टार्च पहले माल्टोज में फिर ग्लूकोज में बदल जाती है। शरीर में पॉलीसेकेराइड स्टार्च के पाचन के बाद भी माल्टोज बनता है, यह अधिक सुपाच्य होती है। नेक्स्ट हमारा आता है लैक्टोज। लैक्टोज को दूध शर्करा या दूध में पाई जाने वाली शक्कर भी कहते हैं। लैक्टोज मुख्य रूप से दूध में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है। यह सभी प्रकार के दूध में पाई जाने वाली शर्करा है जिससे बच्चों का पोषण होता है। जानवरों के दूध की अपेक्षा माँ के दूध में इसकी मात्रा अधिक होती है। लैक्टोज के एक अणु में एक अणु ग्लूकोज व एक अणु गैलेक्टोज का होता है, अर्थात पाचन के बाद लैक्टोज का अणु ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदल जाता है। एक अणु लैक्टोज इक्वल टू एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु गैलेक्टोज। यह अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम मीठी व कम घुलनशील होती है। यह रक्त या शरीर के ऊतकों में नहीं पाई जाती। यह शरीर के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। तीसरा हमारा आता है पॉलीसेकेराइड या बहुअणुीय शक्कर। इसमें 3 या 3 से अधिक कार्बोहाइड्रेट के अणु होते हैं। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। यह पदार्थ होता है जो कई मोनोसेकेराइड्स के अणुओं से मिलकर बनते हैं, अर्थात पॉलीसेकेराइड के एक अणु में मोनोसेकेराइड के कई अणु उपस्थित होते हैं। इनमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की इकाइयाँ होती है और कई बार तो यह इकाइयाँ 50-50 हज़ार तक पहुँच जाती हैं। यह एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी रहती हैं। इसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 है। कार्बोज के समान यह स्वाद में मीठी नहीं होती तथा सामान्य रूप से जल में घुलनशील नहीं है। यह पाउडर के रूप में पाई जाती है। पॉलीसेकेराइड को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इसका स्टार्च, सेकंड डेक्सट्रीन, थर्ड सेलुलोज, फोर्थ ग्लाइकोजन और फिफ्थ है हमारा पैक्टीन। फर्स्ट स्टार्च। स्टार्च सबसे जटिल कार्बोज है। यह पाचन क्रिया के बाद यह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित यह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों के जड़, बीज, फल, फूल में उपस्थित रहता है। स्टार्च मुख्य रूप से सभी प्रकार के अनाजों जैसे गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, जड़दार सब्जियों जैसे आलू, अरबी में बहुतायत से पाया जाता है। अनाजों में 70% तथा दालों में 40% स्टार्च ही होता है। यह स्टार्च मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम करता है तथा यह सबसे सस्ता साधन है। स्टार्च सामान्य रूप से ठंडे जल में अघुलनशील है, परंतु गर्म पानी में घोलने पर यह लेई के समान गाढ़ा हो जाता है। स्टार्च को पकाने पर उसके चारों तरफ की सेलुलोज की जो दीवार होती है वो टूट जाती है, जिससे स्टार्च के कण पानी में शोषित हो जाते हैं तथा फूलकर मुलायम हो जाते हैं। इनके बाद इनका पाचन आसान हो जाता है। कच्चे स्टार्च का पाचन नहीं हो पाता क्योंकि यह कड़ा होता है। पके स्टार्च को खाने पर लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन पर क्रिया करता है तथा पाचन क्रिया में सहयोग देता है। जल अपघटन तथा पाचन की क्रिया के बाद स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अन्य शर्करायुक्त भोज्य पदार्थों की तुलना में स्टार्च कम तथा धीरे धीरे शक्ति प्रदान करने वाला साधन है। सेकंड हमारा आता है डेक्सट्रीन। डेक्सट्रीन प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि स्टार्चयुक्त भोज्य पदार्थों को पकाने व भूनने के बाद डेक्सट्रीन का निर्माण होता है। रोटी सेकने पर लाल व भूरे रंग की सिक जाती है क्योंकि ताप के संपर्क में आने पर स्टार्च डेक्सट्रीन में बदलने लगता है। इसलिए सिकी रोटी, डबल रोटी, नान, केक आदि आसानी से पाचन योग्य है। डेक्सट्रीन अंकुरित अनाजों में भी पाया जाता है। पाचन क्रिया के अंतर्गत स्टार्च पहले डेक्सट्रीन में, फिर माल्टोज में तथा सबसे अंत में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। डेक्सट्रीन हमारे आहार में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। तीसरा हमारा आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक जटिल यौगिक है। यह जल में अघुलनशील है तथा इसका पाचन भी नहीं होता। सेल्यूलोज पौधों के आकार को प्रदान करता है। अधिक समय तक पौधों पर सब्जियां लगी रहने से उनमें उपस्थित ग्लूकोज सेलुलोज का रूप धारण कर लेता है, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज के कई अणु मिलकर सेलुलोज का निर्माण करते हैं। सेलुलोज का कोई भी पाचन मूल्य नहीं होता, किंतु भोजन में सेलुलोज का होना आवश्यक होता है क्योंकि यह हमारी पाचन क्रिया को सरल बनाता है, हमारी आंत को उत्तेजित करता है तथा स्वच्छ रखता है। सेलुलोज बड़ी आंत की क्रियाशीलता को उत्तेजित करता है, मल विसर्जन में सहायता प्राप्त करता है, आंतों को स्वच्छ रखता है तथा कब्ज के रोगी के लिए यह विशेष रूप से सहायक होता है। सेलुलोज हरी सब्जियों, चुकंदर, फलों, गाजर, बंद गोभी, शलजम, भिंडी, मूली, अंजीर आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह ताजे फलों व सब्जियों में, दालों व साबुत अनाजों के छिलकों में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने दैनिक आहार में बिना चना आटा, साबुत दालें, हरी रेशेयुक्त सब्जियां व फलों का प्रयोग करना चाहिए। सेलुलोज अघुलनशील होता है, परंतु ताप क्रिया के द्वारा सेलुलोज के रेशे टूट जाते हैं तथा भोजन मुलायम हो जाता है। भोज्य पदार्थ मुलायम होने पर पाचन योग्य हो जाता है। ग्लाइकोजन
ये हमारा फोर्थ है। ग्लाइकोजन की रासायनिक रचना स्टार्च के समान होती है। इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि यह प्राणियों की यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। जब शरीर को अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जमा ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा देने का काम करने लगता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर ग्लाइकोज में बदलकर यकृत में जमा हो जाती है तथा उपवास या ऊर्जा की कमी होने पर यह संचित मात्रा काम में आती है। यदि अधिक मात्रा में स्टार्च ग्रहण किया जाए तो शरीर में ग्लाइकोजन संचित हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट, सबसे लास्ट में आता है हमारा पैक्टिन। पैक्टिन का हमारे शरीर में कोई महत्व नहीं है, इसका कोई पोषक मूल्य भी नहीं होता और ना ही इसका शरीर में पाचन होता है। यह पके फलों जैसे सेब, अमरूद, शलजम आदि में पाया जाता है। पारदर्शक होता है। यह जेली जमाने में सहायक होता है क्योंकि चीनी की उपस्थिति में हल्के अम्लीय माध्यम में यह जेली का रूप धारण कर लेता है। इसके इसी गुण के कारण पैक्टिन का जैम जेली बनाने में विशेष योगदान होता है तथा फलों में पैक्टिन की कमी से जेली ठीक प्रकार से भी नहीं जम पाती। इस प्रकार हम कार्बोहाइड्रेट के अनेक रूप होते हैं और अनेक रूपों में यह प्रकृति में विद्यमान होता है।